Viruses, viroids, prions, and lichens. In the five kingdom classification of Whitaker, there is no mention of lichens and some acellular organisms like viruses, viroids, prions. These are briefly introduced here. जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर ने दिया था उसमें लाइकन्स और एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनमें सेल नहीं होता है जैसे कि वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रायोन्स होते हैं, उनका मेंशन नहीं था और यहाँ पे हम वही पढ़ने वाले हैं. All of us who have suffered the ill effects of common cold or flu know what effects viruses can have on us even if we do not associate it with our own condition. यहाँ पे बता रहा है कि जो फ्लू होता है, जो कॉमन कोल्ड होता है, जुकाम होता है, वो वायरसेस की वजह से होता है. इनका बहुत गहरा असर होता है हम पे वायरसेस का. Viruses did not find a place in classification since they are not considered truly living if we understand living as those organisms that have a cell structure. Viruses क्यों नहीं आए क्लासिफिकेशन में? इस वजह से क्योंकि वायरसेस को हम ट्रूली लिविंग मानते नहीं हैं. अगर हम लिविंग उन ऑर्गेनिजम्स को मानेंगे जिनमें सेल स्ट्रक्चर हो, यानी कि अगर लिविंग का क्राइटेरिया ये है कि सेल स्ट्रक्चर होना है तो वायरसेस ट्रूली लिविंग नहीं है. The viruses are non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside the cell. जो viruses होते हैं ये non-cellular organisms होते हैं, यानी कि इनमें सेल नहीं होता और they are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell. सेल के बाहर इनका एक बिल्कुल inert crystalline structure होता है और आउटसाइड द लिविंग सेल इनका इनर्ट बिल्कुल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इनका. ये लिविंग नहीं होते हैं और आउटसाइड द सेल ये रेप्लिकेट भी नहीं कर पाते. Once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. Would you call virus living or non-living? जब ये एक दफ़ा ये सेल को जब ये इन्फेक्ट करते हैं तो ये सेल को बेसिकली हाईजैक करते हैं, अपने कंट्रोल में लेते हैं ताकि ये खुद की रेप्लिकेशन करे और किलिंग द होस्ट उस सेल को मार देते हैं. वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? अगर हम इसी जो कि ऊपर जवाब था, अगर हम सेलुलर स्ट्रक्चर को कंसिडर करेंगे क्राइटेरिया फॉर लिविंग, देन वायरसेस आर नॉट लिविंग. वायरस मीन्स वीनोम और पॉइजनस फ्लूइड. वायरस का मतलब है वीनोम और पॉइजनस फ्लूइड यानी कि जहर. दिमित्री इवानोविस्की 1892 रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको. जो दिमित्री इवानोविस्की था उसने कुछ माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज किया था जिनकी वजह से मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको प्लांट में बीमारी होती थी, मोजेक डिजीज. They were found to be smaller than bacteria because they passed through bacteria proof filters. ये बैक्टीरिया से छोटे पाए गए थे क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स से पास होते थे, यानी वो फिल्टर्स जहाँ से बैक्टीरिया पास नहीं होते, वायरसेस वहाँ से पास होते थे, विच मीन्स वो बैक्टीरिया से छोटे होते थे. M.W. Bejernik 1898 demonstrated that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and named the new pathogen virus and called the fluid contagium vivum fluidum, infectious living fluid. Very important. यहाँ से साइंटिस्ट का नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जो M.W. बेजरनिक था 1898 में, इसने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया, उसने ये दिखा दिया कि जो एक्सट्रैक्ट होता है, जो इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको से अगर हम एक्सट्रैक्ट निकालेंगे तो उस एक्सट्रैक्ट की वजह से हेल्दी प्लांट्स में इन्फेक्शन हो सकता है. और उसने उस पैथोजन एंड नेम्ड द न्यू पैथोजन वायरस नाम भी M.W. बेजरनिक ने ही दिया था इस पैथोजन को. एंड कॉल्ड द उस फ्लूइड को, जो उसने इन्फेक्टेड प्लांट से वो एक्सट्रैक्ट वो फ्लूइड निकाला था, उस फ्लूइड का नाम भी उसने दिया कंटेजियम विवम फ्लूइडम, विच मीन्स इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड. ये किसने किया था? M.W. बेजरनिक. वेरी इंपॉर्टेंट. W.M. Stanley 1935 showed that viruses could be crystallized and crystals consist largely of proteins. जो स्टैनले था 1935 में उसने शो किया कि वायरसेस जो है इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है और वो क्रिस्टल्स वो उनमें ज़्यादातर प्रोटीन्स होते हैं
क्योंकि एक्चुअल में ना वायरसेस का कोट होता है बाहर प्रोटीन्स का। दे आर इनर्ट आउटसाइड स्पेसिफिक होस्ट सेल के बाहर ये बिल्कुल इनर्ट होते हैं। वायरसेस और ओब्लिगेट पैरासाइट्स, यानी कि ये पैरासाइट्स ओब्लिगेट है, यानी कि ये लिविंग सेल के बाहर जिंदा नहीं होते, ये तभी जिंदा होते हैं जब ये लिविंग सेल को पैरासिटाइज करेंगे। In addition to proteins, viruses also contain genetic material that could be either RNA और DNA. प्रोटीन्स के अलावा वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल भी होता है जो या तो डीएनए या तो आरएनए या डीएनए हो सकता है। नो वायरस कंटेन्स बोथ आरएनए एंड डीएनए, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी वायरस में दोनों आरएनए भी और डीएनए भी एक साथ नहीं होते। अ वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन दैट द जेनेटिक मटेरियल इज वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। जो वायरस होता है ये एक न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, इसमें दोनों चीजें होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन, इसी हम इसलिए कहते हैं। एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शन, जो उसका जेनेटिक मटेरियल जो कि न्यूक्लिक एसिड होता है वो इन्फेक्शियस होता है, वो उससे इन्फेक्शन होता है। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली आमतौर पर जो वायरसेस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड यानी कि जिसमें वो एक ही स्ट्रैंड हो, एक ही धागा हो, वो आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव ईदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और वो वायरसेस जिनमें जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनमें या तो सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। यानी डीएनए होगा तो वो डबल स्ट्रैंडेड पक्का होगा, लेकिन आरएनए सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। उसके बाद बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस, वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। वो बैक्टीरिया जो या जिन्हें हम बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं, वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें हम बैक्टीरियल वायरसेस या बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। वो आमतौर पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यानी कि दो स्ट्रैंड्स होते हैं उसमें और डीएनए होता है वो। The protein coat called capsid made of small subunits called capsomeres। जो प्रोटीन कोट होता है ना वो छोटे छोटे, उसे हम कैप्सिड कहते हैं। प्रोटीन कोट को, पूरे के पूरे प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहते हैं। वो स्मॉल छोटे छोटे सब यूनिट्स का बना होता है, उन सब यूनिट्स को कहते हैं कैप्सोमेयर्स। जैसे कि यहाँ पे जो ये फिगर दी गई है, ये कैप्सिड है पूरा का पूरा कवर, और कैप्सोमियर्स ये जो है छोटे छोटे ये यूनिट्स, इनको कैप्सोमियर्स कहते हैं। और अंदर इसका होता है आरएनए, ये वाला जो है ये आरएनए है, इसका जेनेटिक मटेरियल है। और ये डायग्राम जो है ये डायग्राम है टोबैको मोज़ेक वायरस की, टीएमवी। ये वाली डायग्राम जो यहाँ पे है ये है बैक्टीरियोफेज की। ये बैक्टीरिया जो वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसी की है। ये यहाँ पे हेड लेबलिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। हेड है ये, कॉलर है ये वाला, ये वाला शीथ है ये जो है ये इन्हें टेल फाइबर्स कहते हैं। और हाँ इतनी लेबलिंग है यहाँ पे। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सबयूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर। जो ये प्रोटीन कोट होता है कैप्सिड जिसे कहते हैं, प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड की प्रोटेक्शन करता है। दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। ये जो कैप्सोमियर्स होते हैं ये अरेंज होते हैं हेलिकल जैसे और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, किसी डिफाइंड ज्योमेट्रिक फॉर्म में भी, या हेलिकल जैसे कि यहाँ पे जो है ये हेलिकल है और यहाँ पे एक भरपूर डिफाइंड पॉलीहेड्रल ज्योमेट्री है। ओके उसके बाद यहाँ पे आता है वायरसेस काज डिजीजेस लाइक मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पस एंड इन्फ्लुएंजा। वायरसेस बहुत तरह की बीमारियां काज करते हैं, जैसे मम्प्स काज करते हैं जो सैलिवरी ग्लैंड में होता है मम्प्स, और स्मॉल पॉक्स काज करते हैं वेरी डेडली डिजीज, हर्पस एंड इन्फ्लुएंजा। हर्पस जो कि एक STI है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी आता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी आता है। एंड इन्फ्लुएंजा भी काज करते हैं। एडस इन ह्यूमन्स इज आल्सो काज्ड बाय वायरस। जो इंसानों में एडस होता है वो भी HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस ही काज करता है। इन प्लांट्स द सिम्टम्स में बी मोजेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वीन क्लियरिंग, डॉर्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। इसके बाद आता है वायरॉइड्स।
Viroids in 1971, T.O. Diener discovered a new infectious agent that was smaller than viruses that caused potato spindle tuber disease. Very important. जो viroids होते हैं इन्हें T.O. Diener ने 1971 में डिस्कवर किया था. ये एक नया infectious agent है जो very important viruses से शुमाल होता है. Please remember this. viruses से ही शुमाल होता है and caused potato spindle tuber disease ये cause करता था. It was found to be a free RNA. ये फ्री RNA था यानी कि RNA के ऊपर प्रोटीन कोड नहीं था वायरॉइड्स में. इट लैक्ड द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरसेस. में वो प्रोटीन कोड नहीं था जो वायरसेस में था. हैंस द नेम वायरॉइड. द RNA ऑफ वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट. अब जो इसका RNA है वो भी लो मॉलिक्यूलर वेट का है. Prions. In modern medicine, certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein. जो prions होते हैं इन मॉडर्न मेडिसिन में जो पाए गए हैं कुछ इन्फेक्शियस एजेंट्स जो न्यूरोलॉजिकल यानी दिमाग में ब्रेन में जो डिजीज होते हैं वो उनको काज करते हैं. वो एजेंट्स पाए गए एक्चुअल में एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स. वो प्रोटीन्स ही थे, कुछ एबनॉर्मली फोल्डेड थे, वो ठीक तरीके से फोल्ड नहीं थे. ये यहाँ पे वायरॉइड्स जो थे वो थे RNA विदाउट प्रोटीन्स. यहाँ पे प्रायन जो है ये प्रोटीन्स ही होते हैं, RNA नहीं होता यहाँ पे. द एजेंट वाज स्मॉलर इन साइज, सिमिलर इन साइज टू वायरसेस. और ये वाला एजेंट प्रायन्स ये सिमिलर है साइज में वायरसेस के. These agents were called prions. इन एजेंट्स को हम prions कहते हैं. The most notable disease caused by prions are bovine spongiform encephalopathy. Very important. जो most notable disease cause करते हैं prions वो है BSE, bovine spongiform encephalopathy, जो ये कैटल में करते हैं. कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज इन कैटल. ये कैटल में होती है BSE जिसे हम कॉमनली मैड काउ डिजीज कहते हैं. और इसका एनालॉगस इसी तरह की एक बीमारी एनालॉगस वेरिएंट इसका CR जेकोब डिजीज इन ह्यूमन्स, CJD. वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद लाइकन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशंस दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशंस बिटवीन एल्गी एंड फंजी. लाइकन्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं. सिम्बायोटिक एसोसिएशन वो एसोसिएशन होती है जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को, दोनों पार्टिसिपेंट्स को फायदा पहुंचता है. म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजी के दरमियान होती है. एल्गी एंड फंजी के दरमियान होती है लाइकन्स. द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायट. जो एल्गल वाला कंपोनेंट एल्गी है उसे फाइकोबायट कहते हैं एंड फंगल कंपोनेंट को हम माइकोबायट कहते हैं. विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक रेस्पेक्टिवली. यानी कि जो एल्गी होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक और जो फंजे होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं. एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजे एंड फंजे प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर. एल्गी जो है वो तो फूड बनाती है फंजे के लिए और जो फंजे होते हैं वो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्जॉर्ब करते हैं इसके पार्टनर के लिए यानी एल्गी के लिए. So close is their association that if one saw an algae in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. ये इतने closely associated होते हैं कि पता भी नहीं चलता इनमें दो चीजें होती है. Lichens are very good pollution indicators. They do not grow in polluted area. जो lichens होते हैं बहुत अच्छे pollution indicators होते हैं क्योंकि lichens polluted area में grow नहीं करते. ये सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होते हैं. ये ग्रो नहीं करते पोल्यूटेड एरियाज में.